लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है और इस मॉडल की प्राइमरी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। इस टॉपिक को हमने भाई टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। फिर आपने क्या पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम, पोस्टुलेट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। देखो आपने भाई इससे पहले आपने जो न्यूक्लियस है उसके आपने 2 हाइपोथेसिस पढ़ी हैं, जो हालांकि स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, वो मेनली क्या है भाई, कंपोजिशन के बारे में, इजंट इट, कि न्यूक्लियस किन से मिलकर बनता है। लेकिन वो चीज़ें उसके अंदर कैसे रहती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की है, इजंट इट। तो एक तो हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या थी हमारे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। और आपने देखा भाई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस फेल हो गई थी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या थी, बेटर हमारा क्या था, हमारी बेटर बेट थी, इजंट इट। ओके, तो अब आपने क्या पढ़ना भाई, अब आपने जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके आपने मॉडल्स पढ़ने। तो मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के टोटली 2 मॉडल्स होते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो भाई यहां पर हमने क्या पढ़ना है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। और जो दोनों ही मॉडल हैं उनके जरिए आप न्यूक्लियस की काफी सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है थोड़ा मैं आपको बताऊं भाई, जैसे कि नहीं है किसी क्रिस्टल की क्या होती है, लैटिस एनर्जी, कि कोई क्रिस्टल जब बनता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी लैटिस एनर्जी। तो सिमिलरली भाई न्यूक्लियस की भी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, उतना ही न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। जैसे अगर किसी क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या हो, ज्यादा, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उतनी ही ज्यादा मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस के भाई इसके अंदर कौन कौन से इसके भाई मेन पोस्टुलेट्स होते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, आपने एक न्यूक्लियस को क्या मान लेना है, जैसे एक लिक्विड ड्रॉप भी नहीं करता क्या, जैसे भाई एक लिक्विड का, पानी का एक ड्रॉपलेट भी करता है। तो ये थ्योरी ये मानती है कि आप बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस को आप किसकी तरह ऐसे मान सकते हो कि किससे रिजेंबल करता है, लिक्विड ड्रॉप से, इजंट इट। बोलो भाई, तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या है, न्यूक्लियस। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, द न्यूक्लियस इज considered as a rotating and vibrating drop of liquid which has constant density irrespective of its size। ठीक है, जैसे लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट डेंसिटी का होता है, चाहे उसका साइज बड़ा हो चाहे उसका साइज भी क्या हो, कम हो, इजंट इट। और उसका भाई उसके अंदर वाइब्रेशन और क्या होती है, रोटेशन। तो सिमिलरली न्यूक्लियस के पास भी क्या होंगी, वाइब्रेशंस एज वेल एज रोटेशंस, ठीक है बात। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि एक न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। बोलो भाई, जो क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जैसे लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता होता है, ठीक है बात। और लिक्विड ड्रॉप की तरह न्यूक्लियस भी क्या होता है, बोलो भाई, कंप्रेसिबल एंड होमोजीनियस। और तो क्या होगी, और लिक्विड ड्रॉप में क्या होती है, अगर आपने लिक्विड ड्रॉप को पूरी तरह से इवेपोरेट करना हो तो क्या चाहिए होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिमिलरली यहां पर क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। जैसे आपने अगर किसी लिक्विड ड्रॉप को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना है तो आपको भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टोटली सेपरेट। सिमिलरली, इजंट इट। सिमिलरली आपने क्या करना भाई, अगर आपने किसी न्यूक्लियस को
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ना है अलग अलग, तो आपने क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो उसमें लेटेंट स्टेट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पर क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। आपको भाई एनालॉजी आपको मालूम पड़गी कि नहीं मालूम पड़ी भाई, और तो क्या होता है बताओ भाई। और इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड ड्रॉप का इवेपोरेशन, ये किससे कोरिलेट होता है, कॉरस्पॉन्ड्स टू दी रेडियो एक्टिव एमिशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे कोई लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, इवेपोरेट, उसमें से भाई थोड़ा बहुत क्या होता रहता है, लगातार इवेपोरेशन। तो सिमिलरली यहां पर क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लगातार छोटे मोटे पार्टिकल्स या फोटॉन्स लगातार उससे निकलते रहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ये उससे मैच करेगा भाई, निमत आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई और बताओ। और लाइक द फोर्सेज इन लिक्विड, जैसे भाई लिक्विड ड्रॉप में क्या होती हैं, फोर्सेज, यहां पर क्या होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज और ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड स्पिन। यहां पर भाई अरे भाई न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होंगी फोर्सेज, वो चार्ज और स्पिन की क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। लिक्विड भाई रिपल्सिव फोर्सेज क्या करेंगी, ड्रॉप के अंदर रिपल्सिव फोर्सेज क्या करेंगी, ड्रॉप को तोड़ना चाहेंगी, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई जो सरफेस टेंशन है वो ड्रॉप को बांधना चाहती है, बोलो भाई। जैसे लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है भाई, लिक्विड ड्रॉप में फोर्सेस को तोड़ना भी चाहती है, और जो सरफेस टेंशन वो उसको बांधे रखना चाहती है। तो सिमिलरली यहां भी क्या होता है बताओ भाई, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेज जो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फोर्सेज जो क्या होती हैं एक्सचेंज फोर्सेज, वो न्यूक्लियस को बांधे रखना चाहेंगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, जब कोई प्रोजेक्टाइल किसी न्यूक्लियस से, आप ये बताओ किसी लिक्विड ड्रॉप में अगर आप कोई छोटा कोई पार्टिकल कोई लिक्विड ड्रॉप ऐड हो जाए तो पूरे के अंदर ऐड हो जाएगा ना, उसकी एनर्जी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, शेयर्ड। तो सिमिलरली अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल से स्ट्राइक करते हो किसी न्यूक्लियस को, द प्रोजेक्टाइल इज कैप्चर्ड, प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा भाई, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, बोलो भाई। और एक कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है बात। और जो हमारे पास क्या है बताओ, जो एक्सेस एनर्जी आई है प्रोजेक्टाइल की वजह से, जो क्या है हमारे पास एक्सेस एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, बोलो भाई, पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगी, एक तरह से शेयर हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। देयरफॉर ऑल द न्यूक्लियस, बोलो भाई, पूरे का पूरा न्यूक्लियस क्या होता है, अफेक्ट होता है किससे, इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के जरिए, इजंट इट। और लास्ट में क्या होता है भाई, डी एक्साइटेशन ऑफ ड्रॉप। अगर मान लिया हमारे पास कोई लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप बताओ भाई कैसे डी एक्साइट होता है। कोई हमारे पास क्या है, अनस्टेबल ड्रॉप, कोई बड़ा ड्रॉप है, ठीक है, तो कैसे डी एक्साइट होता है बताओ भाई। कोई बड़ा ड्रॉपलेट होएगा तो क्या वो छोटे ड्रॉपलेट में टूट नहीं जाता क्या, इजंट इट। या भाई क्या करता वो उसमें से लगातार क्या एमिट होते रहते हैं, बताओ, उसमें से हीट एनर्जी क्या उसमें से लगातार एमिट होती रहेगी। तो सिमिलरली जो हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस, जैसे बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूट सकता है, वैसे ही एक बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में टूट सकता है। अरे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नहीं है क्या, तुम क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस किसके जरिए होएगा बताओ भाई। अब यहां पर तो यहां तो क्या बताओ, यहां पर एनालॉजी बता रखी है कि लिक्विड ड्रॉप वो कैसे बिहेव करता है और कंपाउंड न्यूक्लियस भी कैसे बिहेव करेगा, बताओ। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप क्या करेगा बताओ भाई, डी एक्साइट कैसे होगा, बाय कूलिंग और रेडिएटिंग हीट। लिक्विड ड्रॉप कैसे भाई ठंडा होएगा, बोलो भाई, बाय कूलिंग और रेडिएटिंग हीट। और उसी तरीके से जो हमारे पास क्या होगा न्यूक्लियस, वो क्या करेगा बताओ भाई, बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये भाई गामा फोटोन एमिट कर देगा, गामा रेडिएशन, नाम तो सुना होगा, बोलो भाई। अब बताओ लिक्विड ड्रॉप क्या हो सकता है, एक बड़ा ड्रॉप क्या हो सकता है, बोलो भाई, बाय इवेपोरेशन ऑफ सम पार्टिकल्स, बोलो भाई। ये बताओ क्या करेगा, बाय द एमिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियस। भाई जैसे वो क्या करता है भाई, लिक्विड ड्रॉप क्या करता है, क्या वो पार्टिकल्स एमिट नहीं करता क्या ड्यूरिंग इवेपोरेशन, तो न्यूक्लियस क्या करेगा बताओ, ये क्या एमिट करेगा,
अल्फा बीटा पार्टिकल्स, उनकी फॉर्म में मास को रिलीज करेगा आपने, इजंट इट। और हैवी लिक्विड ड्रॉप, बड़ा लिक्विड ड्रॉप क्या करता है भाई, बोलो भाई, बाय ब्रेकिंग अप, ब्रीदिंग अप नहीं भाई, बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। उसी तरीके से जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा, बाय न्यूक्लियर फिजन क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के जरिए एक बड़ा न्यूक्लियस जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो मेरे ख्याल से आपने देख लिया भाई कि ये जो मॉडल है ये काफी हद तक लिक्विड ड्रॉप से क्या है, इंस्पायर्ड है, इजंट इट भाई। क्योंकि ये मॉडल काफी सारे अपने फीचर्स कहां से इंस्पायरिंग है, सॉरी कहां से इंस्पिरेशन लेता है, लिक्विड ड्रॉप से। तो उसका नाम ही क्या पड़ गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, तो आपको इसके भाई मेन पोस्टुलेट्स आपको मालूम पड़ गया ना, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब आपने क्या मालूम करना भाई कि जो लिक्विड, हमने एक बात होगी कि जैसे लिक्विड ड्रॉप में लेटेंट हीट ऑफ क्या होती है, वेपराइजेशन। अगर आपने किसी लिक्विड ड्रॉप को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसके मॉलिक्यूल्स में पूरी तरह से तोड़ना है तो आपने उसको भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने सप्लाई करनी पड़ेगी ना, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर आपने किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ना है तो आपको जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बात आपको पहले पड़ी। अरे कोई सिंपल सी बात है, जितना मजबूती से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बंधे होंगे उतनी ही हमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर मान लिया एक न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्या है, कम मजबूती से बंधे हुए हैं और दूसरे न्यूक्लियस में भाई ज्यादा मजबूती से, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा कहां लगेगी, और भाई जहां पर ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी मतलब वो न्यूक्लियस क्या स्टेबल भाई, अगर ज्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं तो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होगा, इजंट इट। उसके किसी और न्यूक्लियस में टूटने की संभावना है। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, कम बाइंडिंग एनर्जी भाई कम स्टेबिलिटी। जैसे लैटिस एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा क्या होती है लैटिस एनर्जी, उतना ही क्रिस्टल हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इजंट इट। तो आपने भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, किसकी भाई, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से किसी न्यूक्लियस की आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो भाई पहले आप एक काम करें कि आप जो मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द न्यूक्लियस, आप ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखो कि मास ऑफ द न्यूक्लियस किस फॉर्मूले से निकलता है, बताओ भाई। तो यहाँ पर Z तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और MP क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Mn क्या है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, और ये C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और EB क्या है बताओ भाई, EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि डिपेंड करती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर। समझ गए बात भाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, किसी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भाई, नहीं आना आपको समझ। तो आपने यहां पर एक बात देखी, बताओ क्या, कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मास होएगा इंडिविजुअली, न्यूक्लियस का मास उससे क्या हो रहा है, कम नहीं है क्या भाई, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इसमें से माइनस नहीं हो रहा है क्या। यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो इंडिविजुअल मास होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो क्या होता है, इंडिविजुअल मासेस का जो क्या है, सम है, उससे न्यूक्लियस का मास क्या होता है, कम। यानी कि भाई अब आप इसको नहीं, थोड़ा आपने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बोलो भाई इसका मतलब क्या होता है कि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। बोलो भाई, यानी जब तक हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स अलग अलग होते हैं तो उनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जब वो जुड़ जाएंगे ना तो मास क्या हो जाएगा ओवरऑल सिस्टम का, कम, क्योंकि थोड़ा बहुत मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हुआ है वही क्या होती है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी। नहीं आ गया आपको। तो खैर भाई इसीलिए क्या होगा, इसलिए मास क्या है बताओ, आइसोटोपिक मास क्या होगा भाई, इसलिए मास क्या होगा, इन दोनों के मास से क्या होगा, कम आएगा। बात आपको पहले पड़ेगी। यहाँ पर ये EB क्या, बाइंडिंग एनर्जी। और तो भाई आपको ये तो पता है, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, M क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये हमारे पास EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। और जहां पर बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, बाइंडिंग
एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप ऑफ और लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। बताओ यहाँ पर ये क्या है भाई, ए वी क्या है, ये जो ए वी, ए एस, ए सी, ए और ये जो डेल्टा है ना भाई, ये क्या है बोलो भाई, ये तो क्या है, इसको तो बोलते हैं पैरिटी टर्म। क्या बोलते हैं इसको, पैरिटी टर्म बोलते हैं इसको। और जो ये टर्म है ना इसको बोलते हैं वॉल्यूम टर्म। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टर्म। इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई, कोलम्बिक टर्म। अरे भाई क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या वहां पर भाई कोलम्बिक इंटरेक्शंस नहीं होते क्या, तो उन सभी का यहाँ पर क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं है क्या आपको। और ये बताओ क्या हमारे पास ए हमारे पास क्या भाई, एसिमेट्री टर्म। बात आपको पहले पड़ी, तो ज्यादा इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ये लेकिन ये क्या हमारे पास वॉल्यूम टर्म, तो ये सिंपल सी बात है। अगर मान लिया वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ, अरे भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर बढ़ेगी, अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी क्या, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी भाई, बढ़ेगी, इजंट इट। और जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी वहां पर, बाइंडिंग एनर्जी। बात आपको पहले पड़ी। तो आप ये ध्यान रख लियो कि कौन सी टर्म ये क्या है, तो ये क्या है वॉल्यूम टर्म, ये क्या है सरफेस टर्म। सरफेस टर्म ये क्या है, कोलम्बिक टर्म। और वो देखो सरफेस टर्म यहाँ पर मैंने नेगेटिव कर रखी ना, इनकी वजह होती क्योंकि भाई जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उतनी बाइंडिंग एनर्जी शो नहीं करते जितनी उनको शो करनी चाहिए। क्यों, उनके ऊपर बाहर से कोई अट्रैक्शन, जो सरफेस पे होंगे भाई, जो बल्क में होगा उसके ऊपर तो क्या होगा, ज्यादा क्या लगेंगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका, तो भाई वो तो ज्यादा क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। लेकिन जो सरफेस पे है पार्टिकल, वो तो सिर्फ अंदर की तरफ क्या करता है, बाइंडिंग शो करेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहाँ पर करेक्शन टर्म्स लिखना क्या है, जरूरी है। और अच्छा यहाँ पर जो क्या है ये, बस याद कर लो, ये नहीं है जो ए वी, ए एस, ए सी, ए, ये बताओ क्या है, कोफिशिएंट्स। क्या ये, जिनको हम लीस्ट स्क्वायर फिटिंग से मालूम कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स हैं कि वॉल्यूम टर्म कितना कंट्रीब्यूट करेगी, ये सरफेस टर्म कितना कंट्रीब्यूट, कोलम्बिक टर्म कितना कंट्रीब्यूट, और भाई एसिमेट्री टर्म कितना कंट्रीब्यूट। ये न्यूक्लियस क्या करेंगी, वेरी करेंगी। बात आपको पहले पड़ गई। बस सिंपल बात यह, आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ, पक्का मालूम हो गया। तो आप एक काम करो भाई, आप इसको, अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसको नहीं है, आप n/z के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, तो भाई बताओ। अरे भाई आप इसको बाइंडिंग एनर्जी, क्या बाइंडिंग एनर्जी n और z के ऊपर डिपेंड करती क्या, क्या बाइंडिंग एनर्जी n और z के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्या। तो मुझे पता करना पड़ जाए कि किस n और किस z के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर मुझे क्या पता करना पड़ जाए, किस n और किस z के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, तो आपको पता, आप आराम से आप मालूम कर सकते हो। अरे इसको क्या करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n एंड z, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई आप इसको, क्योंकि किस जो मैक्सिमम होता है कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग एंड पुटिंग इक्वल्स टू 0। पता होगा ना आपको तरीका भाई, कि हम मुझे आपके पास एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का आपके पास एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो कोई आपको ये बोल दे कि ये बताओ कि बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किस n और z के लिए होगी, तो आप इसको भाई n और z के लिए मैक्सिमाइज कर सकते हो ना, क्या नहीं। आप n और z की वो वैल्यू मालूम कर सकते हो भाई जिसपे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू n एंड z, ठीक है बात। तो n और z के लिए इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। थोड़ा इसमें क्या करेंगे भाई, अरे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो आपको n और z की वो वैल्यू मालूम पड़ जाएगी जिस पे क्या आएगा हमारे पास ये, अरे भाई आपके पास n और z की वो वैल्यू आ जाएगी जिसमें एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये क्या है, n/z इज इक्वल टू 1 प्लस दिस दिस दिस, नहीं है क्या आपको, जहां पर n क्या नंबर ऑफ, हमारे पास n क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और a क्या है मास, a क्या इसका भाई एटॉमिक मास। पता होगा ना आपको इस चीज का। तो भाई अब अगर आप इसको भाई आप बताओ, अगर मान लिया a बहुत थोड़ा होगा, अगर a क्या हो बहुत, तो जो लाइटर न्यूक्लियस होंगे, तो यहां से हमारे पास क्या गया भाई, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मोस्ट स्टेबल स्टेट भाई, इजंट इट। तो अगर n, अगर हमारे पास क्या होगा, a क्या होगा कम, तो हमारे पास जो लाइटर क्या होंगे न्यूक्लियस, उनके लिए n/z अप्रोक्सीमेट क्या, ये टर्म बहुत कम होगी ना, लाइटर न्यूक्लियस के लिए टर्म क्या होगी बहुत
लाइटर न्यूक्लियर की एटम काफी कम होएगी, नहीं समझे बात। तो हमारे पास n/z क्या रहेगा, तकरीबन क्या रहेगा हमारे पास 1 के बराबर। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपने सुना np रेशियो, n/z, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, z का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए np रेशियो क्या होता है भाई, स्टेबल होता है किसके लिए बताओ, तो लाइटर न्यूक्लियर के लिए स्टेबल np रेशियो कौन सा होता है पता होगा आपको, 1 के आसपास वाला, पढ़ा होगा ना अपनी ये कि अरे भाई एक स्टेबिलिटी बेल्ट होती है, नहीं पढ़ रखी आपने, एक स्टेबिलिटी बेल्ट नहीं होती क्या। तो ये बेल्ट शुरुआत में कहां चलती है बताओ भाई, बताओ शुरुआत में बेल्ट कहां चलती है बताओ, 1 के आसपास, पता होगा ना आपको भाई। जो लाइटर न्यूक्लियस वो तो स्टेबल कब होते हैं, अगर उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हो, कार्बन 12 स्टेबल होता है ना, क्यों भाई, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 क्या है न्यूट्रॉन, क्या रेशियो आया 1, isn't it? अरे बोलो भाई, लेकिन कार्बन 14 क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्यों भाई, क्योंकि उसका 14 इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 14 - 6 8, तो 8/6 क्या आएगा 1 से क्या आएगा ज्यादा आएगा ना, तो क्या जाएगा अनस्टेबल। बात आपको पहले पड़ रही है, तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लग रहा है भाई, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि जो हमारे पास क्या होता है लाइटर एलिमेंट्स, उनका n/z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन y प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए 1 के आसपास। लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के लिए n/z क्या होगा, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के लिए n/z क्या होगा, बढ़ेगा ना। इसीलिए क्या होता है लाइटर न्यूक्लियस तो क्या होते हैं 1 np रेशियो के साथ क्या होते हैं, तकरीबन 1 n/z या np रेशियो से क्या होते हैं स्टेबल। लेकिन हैवियर न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो 1 से उनकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी 1 से ज्यादा np रेशियो से आती है। बात आपको पहले पड़ गई भाई, यह ना आपको, अरे बोलो भाई। तो यहां से आप भाई स्टेबिलिटी बेल्ट मालूम कर सकते हो, isn't it? अरे बोलो भाई। अच्छा तो अब अगर इसके अंदर मैं ये कहूं, अच्छा एक बात और बताओ, अब अगर इसके अंदर अगर मैं क्या करूं बताओ, अगर मैं z की वैल्यू यहां से निकाल के और एनर्जी पुट कर दूं क्या, अरे बोलो भाई, अगर आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल के, अरे भाई मैक्सिमम z के लिए ना, ये क्या मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के लिए है, तो अगर मैं यहां से z की वैल्यू निकाल के इसे कहां पुट कर दूं बताओ भाई, इस फॉर्मूले में, तो यहां से z क्या हो जाएगा एलिमिनेट, तो यहां से z क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा ना भाई यहां से, और हमारे पास क्या रह जाएगा a, और हमारे पास क्या रह जाएगा तो भाई, तो हमारे पास एनर्जी वाले एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा हमारे पास a रह जाएगा ना, यानी कि न्यूक्लियर मास। बोलो भाई, यानी तब आपके पास E का फॉर्मूला क्या जाएगा बताओ भाई, तब आपके पास E का फॉर्मूला क्या जाएगा, मास के ऊपर डिपेंडेंट क्या जाएगा भाई आपके पास, मास के ऊपर डिपेंडेंट क्या जाएगा फॉर्मूला जाएगा ना भाई, E का फॉर्मूला, isn't it? और जब आपके पास E का फॉर्मूला आ गया मास डिपेंडेंट, उसको फिर आप क्या कर सकते हो बताओ भाई, बताओ आप, अरे उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, Na की अलग अलग, तो आप A की वैल्यूज पुट करके अलग अलग, और आप क्या निकाल सकते हो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। यानी भाई आपको एक तरह से किसका कर्व मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस A का, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस A का कर्व नहीं जाएगा भाई हमारे पास। और आप पढ़ा हो ये कुछ ऐसा कर नहीं था हमारे पास कि ये क्या होता है मास, और यहाँ क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। पता होगा ना आपको भाई कि पहले बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, फिर क्या होती है घटती है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व का फॉर्मूला भी हासिल कर सकते हो, कैसे भाई, सिंपली आपके पास जो n/z आया था ना, यहाँ से z की वैल्यू निकाल के और कहाँ पुट कर दें एनर्जी एक्सप्रेशन में, isn't it? अरे बोलो भाई, और फिर एनर्जी को मैक्सिमाइज कर लें विद रिस्पेक्ट टू A, तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन A पे क्या आएगी हमारे पास, कि इस मास की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इस पे आएगी, इस मास की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, इस मास की हो सकती है, इस मास की ये हो सकती है। तो मैं भाई A वर्सेस B का कर्व भी तैयार कर सकता हूँ, नहीं है क्या आपको। और भाई मैं आपको तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के और भी कई फायदे हैं, एक आपने पढ़ा होगा ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में, क्या होता है वो, तो एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में आप आगे पढ़ोगे ना, न्यूक्लियर फिजन, क्या न्यूक्लियर, उससे उसको भी आप इसके जरिए रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा 235 का न्यूक्लियस, हमारे पास क्या होगा एक 235 का न्यूक्लियस, उस 235 के न्यूक्लियस से क्या टकराएगा एक न्यूट्रॉन, वो उसके अंदर जज्ब होके एब्जॉर्ब होके क्या बनाएगा 236 का न्यूक्लियस, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस फिर एक लिक्विड ड्रॉप की तरह दो हिस्सों में टूट जाएगा। पता होगा ना आपने भाई, बेरियम और क्रिप्टॉन, isn't it?
तो उसके भी बहुत फायदे हैं। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। इसकी भाई लिमिटेशंस क्या है भाई? देखो इसने काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन इसने जो अरे भाई जो नहीं है ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कुछ खास प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के लिए, अरे इसने एनपी रेशियो बता दिया, इसने एनपी रेशियो तो बता दिया, लेकिन कुछ खास न्यूट्रॉन्स या कुछ खास प्रोटॉन्स पे क्या आती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इजंट इट? इसने उनकी बात नहीं की, इसने रेशियो की बात तो की है, लेकिन उनकी इंडिविजुअली बात नहीं की भाई। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई कुछ खास नंबर्स न्यूट्रॉन्स के या कुछ खास नंबर प्रोटॉन्स क्या करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स, उसकी बारे में इसने बात नहीं की, इजंट इट? और भाई वो बताओ फिर हम कहाँ बात करेंगे? न्यूक्लियर शेल मॉडल के अंदर, इजंट इट? अब बताओ भाई, एक आध आप इसके ऊपर भाई क्वेश्चन कर ले। अब बताओ क्या क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल द वॉल्यूम टर्म इन द बाइंडिंग एनर्जी, तो आप ये बताओ अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल द वॉल्यूम टर्म इन द बाइंड, ज्यादा जूम नहीं हो गया? अरे बोलो भाई, बताओ द वॉल्यूम टर्म इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ वॉल्यूम टर्म भाई किसके प्रोपोर्शनल थी? मैंने देखा था भाई, वॉल्यूम टर्म क्या थी भाई? ए के प्रोपोर्शनल, ना कि ए स्क्वायर के। तो क्या आंसर आएगा बताओ? ए स्क्वायर रूट ए नन, बताओ ए आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।